हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाल वंश के बारे में। ठीक है, तो ये जो पाल वंश है इसकी क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बंगाल का जो पाल वंश है, इसका जो संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल के बाद में धर्मपाल है, धर्मपाल के बाद देवपाल है, देवपाल के बाद महीपाल है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट राजा है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, तो हमने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का कार्यकाल पढ़ा था 606 से लेके 648। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो काल शुरू होगा जहाँ तक है 750 के लगभग है। और भी राजवंश आएंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चालुक्य वंश है। ये सब छोटे छोटे राजवंश हैं जिनको हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बंगाल के पाल वंश से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले क्लास में जो भी आपने पढ़ा है उसका एक फास्ट में रिकॉल करा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था कल। कल हमने वर्धन वंश के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, वर्धन वंश के समय में ये भी पढ़ा था कि दक्षिण भारत में कुछ वंश स्थापित हो गए थे जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों का केंद्र बना हुआ था। इसके अलावा चंद्रबरदाई का पढ़ा है हमने, इन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राशो। और पृथ्वीराज राशो के अंदर क्या दिया है, बोले पृथ्वीराज राशो में दिया गया है कि जो राजपूत हैं, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो माउंट आबू के अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमने अर्जुन के बारे में पढ़ा था। ये हुएनसांग की मृत्यु के बाद में उसका मंत्री था जो वर्धन वंश का शासक बना। और वांग वान उससे एक चीनी दूत मंडल था, वो भारत आया, लेकिन इसने उसका अपमान किया, जिसकी वजह से वांग वान उससे जो था वो अर्जुन को अपने साथ में बांध के ले गया। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हर्षवर्धन जो है प्रतिदिन 500 ब्राह्मण और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। और अगर आपसे बोलते हैं कि हर्षवर्धन किस वंश मतलब किस धर्म को मानता था या किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म को हर्षवर्धन जो था वो मानता था। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था, वो इंसान जिसने सी यू की जो है वो बुक लिखी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने 5 वर्ष में एक धर्म सभा आयोजित करता था, और जो भी 5 वर्ष में उसको धन प्राप्त होता था वो बांट देता था। और यहाँ पर जो भू राजस्व है उपज का, वो 1/2 तक लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 648 में हो गई थी, और 23 दिनों तक चलने वाली एक उसने धर्म सभा आयोजित की थी, जिसमें लगभग 10,000 विद्वानों को उसने बुलाया था, और उसमें बौद्ध धर्म की शाखा कौन सी, महायान शाखा, उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और हर्ष के जो दरबारी विद्वान थे, ठीक है, जैसे कि बाणभट्ट को हमने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी जो बुक है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करते हैं हर्ष के दरबारी विद्वानों की जो संग्रह है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है जातक माता। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि तीन इसमें एक विद्वान था भभूति। भभूति ने 3 महत्वपूर्ण बुक लिखी थी, वो कौन कौन सी लिखी थी, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। जिसमें मैंने आपको बना के याद करा दिया था कि मालती नाम की लड़की थी, जब भी उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होता था तो वो उत्तर रामचरित में ढूंढती थी, और बहुत सारी भभूति अपने सिर पर डाल लेती थी और महावीर जी का चरित्र पढ़ती थी। ठीक है, और मयूर ने एक बुक लिखी थी सूर्य शतक। सूर्य शतक मयूर मैंने आपको बताया ही था। बाणभट्ट की 2 कृतियां आपको बताई थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको कल बताई कि जो हर्षवर्धन है वो एक प्रसिद्ध नाटककार था। उसने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका एक किस संबंधित हैं, हर्षवर्धन से संबंधित हैं। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था 606 से लेके 648 तक हमने पढ़ा था। और इसमें हर्षवर्धन जो राजा बना था वो किसके बाद बना था, राजवर्धन के बाद, क्योंकि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था।
पुष्यभूति के बाद में प्रभाकर वर्धन आया, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन आया और राजवर्धन के बाद फिर हर्षवर्धन आया। ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन की जो बहन थी उसका नाम था राजश्री और वो कन्नौज के मौखरी वंश के रानी थी और उसके पति की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन ने कन्नौज पर भी अपना अधिकार कर लिया था और थानेश्वर जो हरियाणा में है उस पर भी हर्षवर्धन का अधिकार था। हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, वो भी नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि हर्षवर्धन जो है नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इधर थानेश्वर हो गया, इधर यूपी वाला कन्नौज उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश का मालवा का कुछ क्षेत्र है, बट वो इधर नर्मदा नदी को पार करके नीचे नहीं आ पाया। ठीक है, नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर तक, यानी कि पुलकेशन द्वितीय से वो हार गया था, तो नर्मदा नदी के ऊपर के हिस्से तक उसका शासन था हर्षवर्धन का। ठीक है। इसके अलावा हमने ये इनके संस्थापक पढ़ ही लिए थे तो वो आपको याद ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चीज याद रखना है, प्रभाकर वर्धन जो था उसने हूण, हिरण्यकेशरी और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, प्रतापशील, हूण, हिरण्यकेशरी। इसके अलावा और क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत गुप्त काल का रह गया था हमारा, तो हमने गुप्त काल का भी पढ़ लिया था कल। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा वर्ड बताया था, पलकाप्य। तो पलकाप्य कौन था, गुप्त काल के अंदर एक पशु चिकित्सक हुआ करता था। ठीक है, इसमें हमने मेहरौली के लोह स्तंभ के बारे में पढ़ा था कि 1700 वर्ष से आज भी ये जंग मुक्त है। ताम्रलिपित क्या है, मैंने बताया था, ताम्रलिपित एक बंदरगाह है और गुप्त काल को क्लासिकल युग या भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा आर्यभट्ट कहाँ के, कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सर्वप्रथम पता लगाया था। ठीक है। इसके अलावा भास्कर प्रथम जैसे गणितज्ञ भी हुआ करते थे। नागार्जुन रसायन शास्त्री और नागार्जुन जो थे उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है, ये आपको मालूम है। ठीक है। पलकाप्य कौन था, श्रेष्ठ पशु चिकित्सक। अजंता की गुफाओं की डिटेल पड़ी थी, 29 गुफाएं हैं अजंता की, जिसमें 16 नंबर और 17 नंबर की गुफा है। जिसमें 16 नंबर की जो गुफा है उसमें मंडसन राजकुमारी के बारे में बताया गया है और 17 नंबर की जो गुफा है उसे चित्रशाला कहा गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक के चित्रों को दर्शाया गया है। ठीक है। और इसमें 29 गुफाओं में 6 ही शेष हैं, जिसमें एक 9 और 10 नंबर की जो गुफा है ये वाकाटक वंश से संबंधित है। ठीक है। तो अजंता की गुफाएं जो है एलोरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी है, और अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। इनका निर्माण जो है आन सातवाहन वंश के शासकों ने भी करवाया था। ठीक है। इसके अलावा अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। ठीक है। तो अजंता की गुफाओं की खोज अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। बाकी गुफाओं की खोज डेंजर फील्ड ने की थी। ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसमें जो बुक्स वगैरह थे, ग्रंथ वगैरह थे, वो मैंने आपको बढ़िया से याद करा दिए थे। ठीक है। उम्मीद है सब अच्छे से याद हो गए, इनका रिवीजन भी करा दिया था मैंने बढ़िया से। ठीक है। अब हम पहुंचते हैं आज जो नया टॉपिक है हमारा पाल वंश, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। पाल वंश को अपन को फिनिश करना है और इसके अलावा और भी कुछ वंश हैं उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे राजवंश है, इनमें संस्थापक कौन है, महत्वपूर्ण राजा कौन है, राजधानी किसे बनाया है, और कोई युद्ध वगैरह लड़ा हो, कोई निर्माण कार्य किया हो, तो वो चीज अपन को याद रखनी है। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले बंगाल के पाल वंश के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पे बंगाल का पाल वंश लिखा हुआ है 750। ठीक है। 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, इसको याद रखना है किले से। ठीक है। किले से याद कर लेना, ऐसे किले से बना देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे किले से। और किले से ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, जिससे हमें ये अंदाजा रहे कि भैया पाल वंश का जो समय है वो कब से है। ठीक है। तो किले से हम ऐसे याद रखेंगे कि जो पाल वंश का राजा था गोपाल, ठीक है, तो गोपाल ने किले से आवाज दी, किले से चिल्लाया गोपाल, और उसने बोला कि आज से मैं तुम्हारा राजा रहूंगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। ठीक है। तो किले से चिल्लाता है, कौन चिल्लाता है, गोपाल चिल्लाता है, और गोपाल कहता है मैं राजा बन गया हूं और मैं अब तुम सबको, पूरी जनता को, पूरी प्रजा को मैं सहयोग प्रदान करूंगा, मैं अच्छे से तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर गोपाल नामक व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल का पुत्र था भाई धर्मपाल। ठीक है। प्रतापी राजा था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। तो एक वंश हम पढ़ने वाले हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा पढ़ने वाले हैं वत्सराज। हालांकि ये जो वत्सराज आएगा ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नहीं होगा, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक होगा वो होगा नागभट्ट। कौन होगा,
नागभट्ट। ठीक है, तो नागभट्ट है, वत्सराज है, इंद्रायुध है, नागभट्ट द्वितीय है, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। देखिए, तो सबसे पहले आप किसको याद करोगे? गोपाल को। गोपाल के बाद किसको याद करोगे? धर्मपाल को। ठीक है, तो धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित किया था। ये एक मतलब नॉलेज वाली बात हो गई, हाँ भैया वत्सराज से हार गया था। ठीक है, धर्मपाल राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी पराजित हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था ध्रुव, उससे भी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश भी पढ़ने वाले हैं, प्रतिहार वंश भी पढ़ने वाले हैं। अभी केवल इतना ही पढ़ो कि हाँ भैया इस वंश के राजा ने इसको हराया था। ठीक है, धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय का भी संरक्षक था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय पहले से बन चुका था, वो इस नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने संरक्षण प्रदान करा था कि इसकी भी सिक्योरिटी रखी थी उसने अच्छे से। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा तिब्बत और चीन से भी विद्यार्थी आते थे। देखिए, एक समय था कि हमारे भारत में विदेशी पढ़ने आते थे, और आज वो समय है कि हमारे भारत के छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय में इतना मतलब प्रसिद्ध था कि यहाँ पर बताते हैं कि तिब्बत और चीन से भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, अब देखो हमने ये बंगाल के पाल वंश के 2-3 राजाओं के नाम पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको याद करना है। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट पढ़ा देता हूँ पाल वंश को, फिर इनके राजाओं की ट्रिक बता दूंगा तो आपको उनका क्रम भी याद हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन आगे। धर्मपाल का पुत्र देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी हम ये कह सकते हैं कि धर्मपाल के बाद में कौन राजा बना था? धर्मपाल के बाद में देवपाल राजा बना। ठीक है, देवपाल ने शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए 500 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए थे भैया? 500 गांव दान में दिए थे। ठीक है, देवपाल के काल में अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा करी थी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अरब यात्री सुलेमान किसके समय में आया था, क्योंकि ये जो यात्री आते हैं ना, यहां से भी एक क्वेश्चन बनाता है पेपर के अंदर कि ये किसके समय में आया, और स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार ये कौन किसके समय में आया, बड़ा मतलब कठिन रहता है उसको याद करना, बट फिर भी हम बहुत अच्छे से इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है देवपाल, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुलेमान। ठीक है, तो इसका लॉजिक मैं बता दूंगा, आप जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, यहाँ लिखा है देवपाल, तो सोचिए एक व्यक्ति है वो देवता के यहाँ गया है, किसी भी देवता के यहाँ मंदिर में गया है, और मंदिर में जाके देवता को 100 रुपए दे रहा है। सुलेमान, सुलेमान का हे देवता 100 ले और मान, उसकी कोई विश है, उसकी कोई मनोकामना है, और वो देवता को 100 रुपए चढ़ा के बोल रहा है हे देवता ये 100 रुपए ले और मेरी बात मान, मुझे कैसे भी करके मेरी ये प्रार्थना है इसको स्वीकार करो और मेरा उद्धार करो। ठीक है, तो देवपाल यानी देवता को बोल रहे हैं और कह रहा है सो ले मान, 100 रुपए ले और मेरी बात मान। तो यहां याद करना है हमें क्या? सुलेमान। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान किसके दरबार में आया? यह देवपाल के दरबार में आया। ठीक है, देवपाल प्रतापी राजा था और इसकी राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर जो बिहार में आता है, इसकी राजधानी थी। महिपाल देवपाल के बाद आया और इसे द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अब अंतिम शासक यहाँ पे हमें कौन पढ़ने को मिल रहा है? महिपाल। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे हमने किसको पढ़ा? सबसे पहले नंबर पे पढ़ा हमने गोपाल को। ठीक है, और गोपाल के बाद हमने किसको पढ़ा? धर्मपाल को। धर्मपाल के बाद हमने किसको पढ़ा? देवपाल को। ओके, और देवपाल के बाद हमने किसको पढ़ा? महिपाल। तो ये चारों नाम हमें अच्छे से और क्रम से याद होना चाहिए। कैसे होंगे? लॉजिक देखो, अगर आपने गोपाल याद कर लिया तो बाकी के 3 नाम आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? देखिए, गोपाल को हम बोलेंगे गौपाल। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एडवाइस दे रहा है कि भाई तू गौपाल यानी तू गाय को पाल, और गाय को पालना एक धर्म का काम होता है। गाय को अगर पाल रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो गौ को पालेगा तो गोपाल होगा, धर्म का काम करेगा तो धर्मपाल होगा, और इससे देवता प्रसन्न रहेंगे, देवपाल हो गया। इससे क्या होगा? इससे देवता
प्रसन्न रहेंगे, देव भी खुश होंगे, महादेव खुश होंगे, तो देवपाल। ठीक है, गाय से दूध मिलेगा, उससे दही बनेगा, दही से मई बनेगा, लास्ट में जाके क्या बनेगा, मई बनेगा। पहले दूध आएगा, फिर दही से मई, तो महीपाल होगा अंतिम। ठीक है, तो ये लॉजिक रख दिया अपन ने, गौपाल, धर्मपाल, देवपाल और महीपाल, ये 4 राजा थे जो पाल वंश के राजा बने, जिसमें से 750 ईस्वी में पाल वंश की शुरुआत होती है और पाल वंश का संस्थापक होता है गोपाल। ठीक है, गोपाल के बाद में कौन आया, धर्मपाल। धर्मपाल की क्या विशेषता है, हालांकि धर्मपाल वत्सराज से भी हारा था और ध्रुव से भी हारा था। वत्सराज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़ेंगे, एक राष्ट्रकूट वंश में हम ध्रुव को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धर्मपाल की एक और विशेषता है कि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी हम धर्मपाल को पढ़ेंगे। देवपाल की क्या विशेषता भैया, देवपाल धर्मपाल का ही पुत्र है और देवपाल के समय में एक अरब यात्री आया था, उसका नाम था सुलेमान, यानी कि वो देवता को 100 रुपए की रिश्वत दे रहा था, कह रहा था हे देवता 100 रुपए ले और मान। तो सुलेमान जो है वो देवपाल के दरबार में आया। ठीक है, और अंतिम जो शासक था वो कौन था, महीपाल। आखिरी जो शासक होगा वो कौन होगा, आखिरी शासक होगा महीपाल। तो ये चारों नाम हमें अच्छे से याद रखना है। और एक और चीज, आगे एक वंश और पढ़ने वाले हैं हम, उसमें भी हमें महीपाल नाम टकराएगा, लेकिन ये वो जो महीपाल होगा उसके दरबार में भी एक अरब यात्री आएगा, मतलब अरब या जो भी है एक यात्री आएगा, उसको भी हमने पढ़ना पड़ेगा। वो महीपाल होगा, उसके दरबार में आएगा अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी, लेकिन ये वाला महीपाल तो नहीं है, इसमें तो हमने नहीं पढ़ा। आगे एक महीपाल और पढ़ेंगे हम, उसके समय में आएगा अल मसूदी। यहाँ पे आया है सुलेमान, और आगे बढ़ोगे तो महमूद गजनवी के समय में आएगा इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को से, तो इब्न बतूता पढ़ेंगे महमूद गजनवी के समय में। ठीक है, तो ऐसे करके हमें याद रखना है कि कौन सा यात्री किसके समय में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भैया बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि पाल शासकों के काल में भारत के व्यापारिक संबंध साउथ ईस्ट एशिया से थे। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया थे और भी राजा थे, उनका भी संबंध था। ठीक है, अब आते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम पढ़ने को मिलेगा, मिहिर भोज। कौन सा नाम पढ़ने को मिलेगा, मिहिर भोज। आपने कुछ समय पहले ये सुना होगा कि हमारा जो ग्वालियर शहर है, ग्वालियर में एक मूर्ति स्थापित की जा रही थी गुर्जर बंधुओं के द्वारा, वो भी मिहिर भोज की। तो उस मूर्ति के निर्माण को लेकर भी थोड़ा सा विवाद आया था, ऐसा कुछ न्यूज वगैरह में पड़ा था, है ना, मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तो कहने का मतलब हमें इतना तो पता ही होना ही चाहिए ना, ये चीजें जो घटनाएं घटती हैं तो हमें नॉलेज हो जाती है ना कि गुर्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित है मिहिर भोज। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार शासक अग्निकुल राजपूत के नाम से भी जाने जाते थे। अग्निकुल राजपूत के नाम से इनको जाना गया है। अब देखो, 8वीं शताब्दी में सिंध की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकने का सफल प्रयास किया। यानी 8वीं शताब्दी का मतलब जो 712 में अरबों के आक्रमण हमारे हिंदुस्तान में शुरू हो गए थे। तो 700 से 800 के बीच में अगर देखा जाए तो जो अरबों के जो आक्रमण थे जो हमारे हिंदुस्तान में किए जा रहे थे, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने उन आक्रमणों को विफल कर दिया था। ठीक है, विफल कर दिया था। तो यहाँ पर बोले सफल प्रयास किया। संस्थापक कौन था भैया गुर्जर प्रतिहार वंश, बोले उज्जैन का नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, जो दिया हुआ है वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, अरे बहुत कंफ्यूजन होता है, इतने सारे वंशों के नाम कहाँ तक याद करेंगे, इसको क्या याद कर, अरे भैया पेपर में आ जाता है ना तो सब इंपोर्टेंट लगने लगता है। पेपर में नहीं आता तो तुम कहोगे यार पता नहीं क्या बकवास है, इसको छोड़ो जी थोड़ी आएगा। लेकिन हर चीज आपको पढ़नी होगी, आप सारी चीजों को तैयार करके रखेंगे जो भी आपको बताई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि संस्थापक उज्जैन का नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राजाओं का भी मैं क्रम याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना किसी चीज को बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है उसको कुछ तो पढ़ लो, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखो, कम से कम संस्थापक याद कर लो, उस वंश के राजाओं के नाम याद कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, भागो मत चीजों को देख के कि भाई ये पता नहीं कहाँ का क्या है, क्योंकि देखो भाई हिस्ट्री हर किसी पे नहीं झिलती
है ना, हर कोई नहीं झेल पाता है हिस्ट्री। पर क्या है, अगर आप अच्छा एग्जाम कोई निकालना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा कि भैया पृष्ठ बन जाए तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे नागभट्ट प्रथम बताया, ठीक है, नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल है वो 735 है। तो 750 में हमने गोपाल वंश को पढ़ा, यहाँ 735 पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, पाल वंश है, त्रिकोणात्मक युद्ध हुआ था, यानी कि ये दो चार वंश ऐसे हैं एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है, वो कहीं पर वो वंश है, वो कहीं पर कोई वंश है, ऐसे करके मतलब है तो वही वाला समय, वही दौर है, बस ये है थोड़ा आगे पीछे का दिया है, बट हम उसको भी तैयार करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नागभट्ट प्रथम है, और नागभट्ट प्रथम का हमें 735 याद रखना है। इससे क्या होगा, हम ये भी बता सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 735 में ही होगी ना, क्योंकि 735 में वो राजा बना है। तो इसको 735 को याद रखना है। कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे कमल से। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद करोगे कमल से, 735। ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझने वाला समझ सकता है, जिसको नंबर सिस्टम मेरा अच्छे से आ गया होगा वो ही इन ऑब्जेक्ट्स को समझ सकता है। आप 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो, कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकते हो कि हाँ ये इस वंश की शुरुआत इस ईयर में हुई थी। ठीक है, तो 735 कमल का क्या लॉजिक है वो देखो। सोचिए, एक कमल का फूल है, और उस कमल के फूल पर एक मेढक बैठा हुआ है। ठीक है, कमल के फूल पर एक मेढक बैठा हुआ है, और पानी में वो कमल का फूल होगा, उसी पानी में कहीं ना कहीं एक नाग है, और वो नाग ऐसे तैरते हुए आता है, और नाग भट्ट से, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, नाग भट्ट, यहाँ लिखा हुआ है नाग भट्ट। तो जो नाग है ना, नाग भट्ट से क्या करता है, एकदम कमल पे अटैक कर देता है, क्योंकि जो कमल है ना, कमल पे मेढक बैठा हुआ था। तो नाग क्या करता है, भट्ट से उस पे अटैक कर देता है। ठीक है, और उसको ले जाता है, मुंह में दबा के पानी में चला जाता है। तो देखो, कमल पे नाग भट्ट, अब यहाँ पर नाग भट्ट प्रथम लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसी वंश में नाग भट्ट द्वितीय भी आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो याद रखेंगे, और उज्जैन को याद रखेंगे भाई। ठीक है, उज्जैन को। अब देखिए, 780 में वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करके इंदिरा युद्ध को शासक बनाया। यानी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वत्सराज भी राजा बना, और वत्सराज के बाद में इंदिरा युद्ध भी राजा बना। ठीक है, देखो, इतनी सारी ईयर्स को आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सबकी ईयर याद करते रहो, है ना। जितना है आप शुरुआत तो याद कर ही लो कम से कम, कि हाँ भैया 735 में। अब आप ये कहेंगे सर 735 से 760 तो ये लिखा है, तो बीच में भी तो कोई आया होगा, क्योंकि ये लिखा है 780, 20 साल का कोई डिफरेंस होगा। तो हम उसको याद कर ही नहीं रहे, उसको केवल इतना याद रख रहे हैं कि नागभट्ट के बाद में कौन सा राजा आया था, वत्सराज आया था। ठीक है, और फिर देखो, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिसाब से भी इसका कार्यकाल निकाल सकते हो, लेकिन क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आप ये डिटेल तो याद करो, जो डिटेल दी है, जो सामने दिया हुआ है आप उसको तो तैयार करिए, पहले डिटेल तो तैयार करिए। आप इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो चीज नहीं है उसके पीछे क्यों भागते हो? जो चीज तुम्हें सामने दी है उसको तो आप अच्छे से तैयार करो। आपके मन में विचार आएगा सर इसमें 735 20 साल का क्या करें, ये कब आया था, क्या, फिर आप पढ़ लोगे, चलो ठीक है 780 पढ़ लिया, बट अगर मैंने आपको याद नहीं कराया है ना कि ऑब्जेक्ट से, तो स्वाभाविक है आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, और आप देख लेना, ट्राई करके आप देख लेना। ठीक है, कहने का मतलब आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता दिखेगी वहां मैं खुद से करा देता हूं कि भैया इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब यहां पर क्रम तो याद करो, नागभट्ट प्रथम आया, फिर उसके बाद वत्सराज आया। वत्सराज के बाद हमें एक राजा का नाम और दिख रहा है, इंदिरा युद्ध। ओके, इंदिरा युद्ध, और इसी इंदिरा युद्ध के बाद में फिर एक और नाम पढ़ोगे, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, तो इंदिरा युद्ध को शासक बनाया, पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, पाल नरेश जो था उसको भी धर्मपाल को पराजित किया था। किसने किया था? वत्सराज ने, क्योंकि उधर भी हम पढ़ चुके हैं पाल वंश के अंदर, और जो धर्मपाल है वो ध्रुव से भी आ रहा था और वत्सराज से भी आ रहा था। ठीक है, वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ, यानी ये ध्रुव बड़ा एक्टिव है, क्योंकि ध्रुव ने धर्मपाल को भी हराया है, और इसी ध्रुव ने वत्सराज को भी हराया है। ठीक है, तो ये आपस में ही लड़ते थे, आपको मालूम है, तो यहाँ दिया हुआ है, चलो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नाम दिखता है आपको नागभट्ट द्वितीय।
यहाँ पर आपको 805 दिया है, 805 से लेकर 833 के लगभग इसने शासन किया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। अब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कन्नौज है, पाल वंश के राजा सॉरी हर्षवर्धन, वर्धन वंश का राजा हर्षवर्धन, उसने उसका कन्नौज पे ही अधिकार था, है ना। कन्नौज यूपी में आता है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है वर्तमान में, और ये नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अपना अधिकार किया था, ठीक है। फिर आता है मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। और मिहिर भोज बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे प्रतापी गुर्जर प्रतिहार राजा था। तो मिहिर भोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे, खासतौर से गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर, ठीक है। इसमें 836 से लेके 885 का जो समय दिया है इनका, ठीक है। इनको फेमस से याद कर सकते हो। देखो फेमस हम याद अप्रोक्सीमेट याद कर रहे हैं, ठीक है। ये 836 है, हम इसको फेमस जब बनाएंगे तो 830 बनेगा, यानी हम ऐसे याद करेंगे कि 830 के लगभग, ठीक है, 830 के लगभग, क्योंकि 836 का कोई ऐसा इजीली ऑब्जेक्ट नहीं बनना जो आपके माइंड में सेट हो जाए और मिहिर भोज से सेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मिहिर भोज की मूर्ति स्थापित की जा रही थी ग्वालियर में, तो एक विवाद टाइप का हुआ था, बाद में स्थापित कर दी गई मूर्ति, पर मिहिर भोज का जो नाम है वो फेमस हो गया, है ना। हर कोई जानने लगा कि यार जी मिहिर भोज तो गुर्जरों के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा है, ठीक है। जैसे कि रानी अवंतीबाई लोधी, तो लोधी समाज के जो लोग हैं रानी अवंतीबाई को प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं ना। और रानी अवंतीबाई के कई ऐसे तिराहे या चौराहे हैं, वहाँ उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। और अब तो आपको मालूम उनकी जयंती वगैरह होती है तो उस पर रैली भी निकाली जाती है। तो देखो ना आपके किसके बारे में क्या बताया जा रहा है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया, मिहिर भोज को हमें याद रखना है। मिहिर भोज का जो समय है 836 है, क्योंकि ये सबसे प्रतापी राजा है, यानी महत्वपूर्ण राजा है, इसलिए, ठीक है। मिहिर भोज विष्णु भक्त। अब देखिए इसमें कुछ राजा ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्रकूट, ये कन्नौज पर अधिकार किया है, इसमें अग्निकुल राजपूत के नाम से हैं, तो स्वाभाविक है ये जो राजा हैं ये हिंदू धर्म को ही मान रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो पाल वंश पढ़ा, ठीक है, तो पाल वंश के राजा किसको मान रहे थे? बौद्ध धर्म को। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हमें ध्यान रखना है कि पाल वंश के साथ साथ किस धर्म को मानते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ साथ किस धर्म को मानते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज जो थे वो विष्णु भक्त थे, ओके। और उसने आदि वराह उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आदि वराह, वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने, ठीक है, वराह अवतार लिया था, शुकर का अवतार लिया था। तो ये आदि वराह की उपाधि अगर पूछ लेता है, मान लीजिए किसने धारण करी थी, तो मिहिर भोज ने, ओके। और आदि वराह द्रम सिक्के भी चलाए थे। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज की विशाल सेना की प्रशंसा की है। अरब यात्री सुलेमान सर्वप्रथम देवपाल के दरबार में आया था, बट ये रुका रहा होगा कुछ साल और इसको जानकारी मिली होगी, तो इसने मिहिर भोज की विशाल सेना के बारे में बताया है कि भाई मिहिर भोज के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। किसने बताया है? सुलेमान ने बताया। सुलेमान किसके दरबार में आया था? देवपाल के दरबार में आया था, ठीक है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल व उसके पुत्र महीपाल के दरबार में महान कवि नाटककार राजशेखर रहता था। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ पर मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद प्रतिहार शासक कौन दिख रहा है? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद में लास्ट में कौन दिख रहा है? महीपाल, ठीक है। तो यहाँ पर महेंद्रपाल व उसके पुत्र महीपाल के दरबार में महान कवि नाटककार राजशेखर रहता था। राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था। और इस राजशेखर की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कर्पूर मंजरी, ओके। कौन सी बुक है? कर्पूर मंजरी। यानी अगर ये क्वेश्चन करते हैं कर्पूर मंजरी किसकी बुक है, तो कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर की बुक है, ठीक है। अब सुनिए यहां पर कर्पूर मंजरी लिखा हुआ है, काव्य मीमांस, बाल भारत, बाल रामायण, ठीक है। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट है कर्पूर मंजरी जो मैंने आपको बताई। हालांकि काव्य मीमांस, बाल भारत, बाल रामायण, तो यहाँ पे बाल भारत और बाल रामायण दो नाम और याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। बाल भारत और बाल रामायण और कर्पूर मंजरी, राजशेखर, ठीक है। महिपाल के शासन काल में अरब यात्री अल मसूदी ने यात्रा करी थी। देखो अल मसूदी,
अल मसूदी ने किसके समय में यात्रा करी थी? महीपाल। ये महीपाल अलग है और गोपाल वंश का महीपाल अलग है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। देखो, मोर या स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो या स्टडी नो कंफ्यूजन। तो चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप कंफ्यूजन से बच सकें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया महीपाल है, और यहाँ पर इसके दरबार में आया है अल मसूदी, और उधर देवपाल है जिसके दरबार में आया था अरब यात्री सुलेमान, ठीक। तो अल मसूदी को और महीपाल को याद रखना है। अब देखो, अल मसूदी, मसूदी, ठीक है। तो मसूदी से अपन कैसे याद रखेंगे वो देखिए आप, यहाँ पे लिखा है महीपाल, तो मसूदी से याद रखेंगे कि माँ ने धोखे से सूजी डाल दी, सूजी का हलवा होता है ना, तो माँ ने धोखे से क्या किया, माँ ने सूजी डाल दी, किस में डाल दी? मही में डाल दी, ठीक है, मही में डाल दी। तो माँ सूजी यानी माँ को पता नहीं क्या सूजी बोलते ना, कि उसको क्या सूजी, उसने ऐसा काम किया। तो माँ सूजी यानी माँ को ऐसी दिमाग में सूजी, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, माँ सूजी। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि माँ सूजी, माँ को किसी ततैया ने या किसी ने ऐसे कीट ने काट दिया, तो माँ सूजी। तो किसी ने वो भाई किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हें एक काम करो कि उनको मई पिला दो, मई पीने से वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अल मसूदी, तो अल मसूदी में हमने एक शब्द निकाल लिया मसूदी, मसूदी यानी माँ सूजी, और माँ को क्या सूजी कि माँ ने मही पी लिया, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा बना के याद करो, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। माँ को का सूजी कि माँ ने मही पी लिया, और सुबह देखा तो उनको बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, ठीक है। तो अल मसूदी हमें याद रखना है, और महीपाल को भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के क्रम को पढ़ा है, ठीक। अब मैं पूरा क्रम याद करा देता हूं, आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं उसको याद रखिए, देखिए। गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखेंगे, ना वही ना, ओके, ना वही ना, ना वही ना याद रखेंगे। इसमें 4 राजाओं के नाम छुपे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे आप मिहिर भोज, ओके। मिहिर भोज के बाद में पढ़ेंगे आप महेंद्र, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र पाल। और फिर आप पढ़ेंगे महीपाल। अब देखो, राजाओं के नाम ऐसे दिए हैं तो यार पढ़ना पड़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 4 और 3 7 राजाओं के नाम है, देखो ये कोई नहीं, मतलब बहुत ही कम आपके कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बहुत ही कम स्टूडेंट, रेयर ही होंगे जो आपको पूरे 7 नाम बता दें, ठीक है। बट लॉजिक से याद करोगे ना, और जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा समझोगे ना, तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है। ये हर किसी को याद नहीं होता, ये वंशों का क्रम, राजाओं का क्रम हर किसी को याद नहीं होता, हर किसी बस की बात नहीं है। कुछ लोगों को अगर क्रम याद है तो उनको ईयर याद नहीं है ना। हम ईयर भी याद कर रहे हैं कुछ जगह, और हम उनका क्रम भी याद कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजें याद कर रहे हैं। बस क्या है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे चीजों को तो आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को नावैना याद रखना, ना से नागभट्ट प्रथम, वा से वत्सराज, ई से इंद्रायुद्ध, और ना से बन गया नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। अब अगला नाम आता है मिहिर भोज, महेंद्रपाल और मही। तो इसका भी लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि सोचिए, एक महेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया, वो गुर्जर था, गुर्जर। और गुर्जर जो होते हैं वो दूध का बिजनेस करते हैं ज्यादातर, है ना। ग्वालियर चले जाओ आप, दूध का बिजनेस करते हैं वो, ठीक है। तो एक गुर्जर उसका दोस्त था, उसके यहाँ चला गया महेंद्र, ठीक है। अब महेंद्र चला गया तो भैया उसको भोजन परस दिया उसकी माँ ने, ठीक है। माँ को का सूजी कि माँ ने उसको भोजन परस दिया महेंद्र को, ठीक है। तो मिहिर भोज यानी भोजन के लिए बुला लिया, किसको बुला लिया? महेंद्र को बुला लिया। और भोजन में इतना सारा कुछ रख दिया, दूध दही घी वगैरह इतना कुछ रख दिया कि वो देख के ही वो क्या कहने लगा, ना वही ना, ना वही ना, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं खाना खा के आया हूँ, ना वही ना, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, ना वही ना, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। तो उसकी माँ कह रही, तू खा बेटा खा, तू मही पी लेना लास्ट में जाके, देखो लास्ट में जाके मही पी लेना, तो लास्ट में जाके मही पी लेना, सब पच जाए, ठीक है। पर कोई खाने की पूछता है ना, तो कई बार अपन क्या करते हैं, ना वही ना, अरे खाने की जरूरत नहीं, खाना नहीं खा, ना वही ना। तो ना से बना नागभट्ट प्रथम, वा से बना वत्सराज, ई से बना इंद्रायुद्ध, और ना से बन गया नागभट्ट द्वितीय, ओके। ये 4 नाम मैंने आपको बता दिए।
अब भोजन के लिए मिहिर भोज याद रखना है। भोजन किसको दिया? महेंद्र को दिया, तो महेंद्रपाल याद रखना है। और फिर लास्ट में महीपाल याद रखना है। ओके, 7 नाम तैयार हो गए। पाल वंश के अंदर क्या याद करा था? गो को पाल, तो गोपाल याद आता है। गो को पालेगा तो धर्म का काम होगा, धर्मपाल याद आता है। धर्म का काम करेगा तो देवता खुश होंगे, देवपाल याद आता है। दूध दही घी मही मिलेगा तो महीपाल भी पड़ा। बात समझ में आई? 4 नाम हमने पाल वंश में पढ़ लिए और 7 नाम हमने किस में पढ़ लिए? गुर्जर प्रतिहार वंश में। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश को याद रखना है और नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, इतना याद करके रखना है। ठीक है, भूल जाते हो फिर भी मैं लॉजिक बता देता हूं आपको कि कैसे याद रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा मतलब फेमस एक कोई मंत्री है और उस मंत्री को कोई दूसरी पार्टी का नेता मारना चाहता है, तो वो क्या करता है? उस मंत्री के स्वागत में जो हार रखे हुए थे, हार, ठीक है, हार, प्रतिहार, ओके, प्रतिहार, यानी प्रतिहार का मतलब हर एक हार में उसने क्या किया? कहीं से जंगल से नाग पकड़ के लेके आया और जैसे 4-5 हार थे तो उनमें सब में हार में क्या कर दिया? उसमें नाग छुपा दिया। क्यों? क्योंकि मंत्री आएंगे, उनको स्वागत के लिए वो माला पहना देंगे, हार हार पहना देंगे, और जैसे ही हार पहनाएंगे तो उसी हार में से नाग आएगा और नाग भट्ट से मंत्री जी को काट लेगा। ठीक है, तो प्रतिहार, बात समझ में आ गई? लॉजिक रखो और लॉजिक से आपको नाग भट्ट प्रथम याद रहेगा। बात समझ में आ गई? लॉजिक से याद रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, और जैसे ही ना याद आया तो ना वही ना याद आ जाएगा, और ना वही ना याद आया तो भोज भी याद आएंगे, महेंद्र भी याद आएगा और मही भी याद आ जाएगा। बात समझ आ गई? जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वैसी कोशिश करिए, आपको आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमने पढ़ा अलमशूदी, तो अलमशूदी महीपाल के दरबार में आए, और हमने पढ़ा सुलेमान, तो सुलेमान जो है वो देवपाल के दरबार में आए। बात समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक होगा दंती दुर्ग। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 753, ठीक है, 753 में। इस 753 को हम इसका भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कलम। ओके, कलम। कलम से कैसे याद रखेंगे? कलम, तो सोचिए कल हम कल हमने क्या किया? कल हम क्या कर रहे थे कि हमने एक बांस की लकड़ी ली, ठीक है, बांस की लकड़ी गीली थी और उसको हमने कूट कूट के, उसकी बांस की लकड़ी को कूट कूट के मतलब हमने उसका एक ब्रुश बना दिया। हम पेंटिंग कर रहे थे कलम, तो हमें ब्रुश की जरूरत पड़ी, तो कल हम ब्रुश के लिए हमने क्या किया? उस बांस की लकड़ी को कूट कूट के हमने क्या कर दिया? कलम बना दी। क्या बना दी? कलम, यानी उसको ब्रुश भी कह सकते हो आप, इसको कलम भी कह सकते हो। तो हमने क्या बना दी? कलम बना दी, यानी लिखने के लिए एक बार एक ब्रुश ब्रुश बना लिया। कैसे बना लिया? बांस को कूट कूट के, लकड़ी को कूट कूट के। तो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में दीवार पे पोतने के लिए कलई वगैरह पोतते हैं या गेरू वगैरह कुछ भी पोतते हैं ना, तो उसके लिए वो कहते हैं लकड़ी की जड़ लेते हैं पेड़ की, उस पेड़ की जड़ को कूटते हैं, है ना, और कूट के उसका ब्रुश बना लेते हैं और ब्रुश से पोत देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लकड़ी की जड़ आती है, उसको छीलते हैं, बढ़िया छील के उसको बढ़िया टाइट उससे ब्रुश बना देते हैं। ठीक है, यानी इसको कूटते हुए आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का जो शुरुआत हुई थी 753 में। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे आप कलम से। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ओके, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अब ये जो दंती दुर्ग है, ठीक है, ये जो दंती दुर्ग है,
दंती दुर्ग ने चालुक्य राजा कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित किया। कीर्ति वर्मन द्वितीय है ना, उसको पराजित किया था। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो हमें तो संस्थापक याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो ये नाम याद करा रहा हूं दंती दुर्ग, दूसरा नाम याद कराऊंगा इसकी राजधानी मान्यखेत। यानी अगर आपसे कहते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बताओ कौन है, तो आपका आंसर आएगा दंती दुर्ग। और बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो मान्यखेत। अब ये तीनों शब्द कैसे याद करोगे वो देखो। यहाँ पर जब आप मान्यखेत पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, जैसे मान लीजिए माँ ने खेत में किसी चोर को पकड़ लिया हो। सोचो, मान्यखेत को जब आप बोलोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा, माँ ने खेत, है ना, माँ ने खेत में किसी चोर को पकड़ लिया। जब माँ ने खेत में किसी चोर को पकड़ लिया तो माँ ने उसकी कुटाई रख दी। माँ ने क्या किया, उस चोर को कूट दिया अच्छे से। इतना कूटा कि उसके दंती दुर्ग ने दांती तोड़ दिए। दांती यानी दांती तोड़ दिए माँ ने, इतनी कुटाई कर दी उसकी लकड़ी से, उसके दांती तोड़ दिए, दांती। ठीक है, और जब दांत टूट जाता है तो दुर्ग बन जाता है। यानी दांती दंती दुर्ग अपन को याद रखना है, मान्य खेत अपन को याद रखना है। ये लाइन की जरूरत नहीं है कि कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित किया। अब कीर्ति वर्मन तो चालुक्य राजा था हालांकि, लेकिन चालुक्य वंश हम पढ़ेंगे तो कीर्ति वर्मन का हमें वो नाम नहीं पढ़ते हैं जहां तक है। ठीक है, होगा, क्योंकि अपन ऐसा भी नहीं है कि भैया किसी वंश के अंदर 15 राजा बने तो हम पूरे 15 के 15 ही याद करें। हम जो इंपॉर्टेंट राजा हैं वो तो याद कर ही ले, ज्यादातर बुक्स में दिए हैं वो तो याद कर ही लेते हैं। बाकी का ये है कि तुम नेट पे निकाल लो तो पता पड़ा कि उनकी पीढ़ी निकल आए पूरी, है ना। तो आवश्यकता नहीं है, जिस चीज जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज पढ़ लो आप, है ना, इतना ही कर लो यार, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मान्यखेत। दंती दुर्ग के बाद में कृष्ण प्रथम। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप कृष्ण प्रथम भी आएंगे, कृष्ण द्वितीय भी होंगे, कृष्ण तृतीय भी होंगे। तो कृष्ण प्रथम भी पढ़ना है और कृष्ण तृतीय पढ़ना है। कृष्ण द्वितीय नहीं पढ़ते अपन, कृष्ण तृतीय पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ कृष्ण प्रथम ने भैया एलोरा में पर्वत काटकर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको पढ़ने को यह भी मिलेगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, सातवाहन वंश के शासकों ने निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन एलोरा की गुफाओं में शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो कृष्ण प्रथम जो है वो जरूर आपको याद रखना है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा में पर्वत काट के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, अब देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। राजपूतों का प्रथम महान शक्तिशाली शासक ध्रुव था। ये वही ध्रुव है जिसने धर्मपाल को हराया था। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि महान शक्तिशाली शासक ध्रुव था और ध्रुव ने त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिहारों व पालों को हराया। मतलब प्रतिहार वंश के राजा को और पाल वंश के राजा को इसने हराया था। ठीक है, प्रतिहारों व पालों पर जीत की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में शामिल किया। मतलब कुल मिला के इसने जब गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के राजाओं को हरा दिया तो गंगा यमुना है, गंगा यमुना के चिन्हों को, क्योंकि देखो बंगाल का पाल वंश था। ओके, बंगाल का पाल वंश था और बंगाल का पाल वंश, बंगाल वाला जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहां गंगा निकलती है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपको याद रखना है, गंगा यमुना, गंगा जमुना और ये गंगा यमुना। और जमुना हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी को जहां तक बोला गया है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना, और गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना का मिलान होता है। फिर ब्रह्मपुत्र की दो धाराएं गंगा की दो धाराएं बढ़ जाती हैं, एक उसकी हुगली धारा और एक उसकी मुख्य धारा। तो उसकी जो मुख्य धारा होती है वो ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है। होता है पद्मा, एक शब्द मेघना शब्द इस्तेमाल होता है, एक पद्मा शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज खैर दी हुई है। तो इसने क्या किया, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम का मतलब इसने एक सिंबल यूज किया है और उसमें ये दोनों नदियां जो है उसमें ऐसे नदी बना होगा जो भी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं भैया गोविंद तृतीय ने प्रतिहार, नागभट्ट और धर्मपाल को पराजित किया था। मतलब एक राजा का नाम और मिलता है यहाँ पर, गोविंद तृतीय। ठीक है, इसने श्रीलंका के शासकों से भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई और इसने चोल, पांड्य, कांची, नरेशों को भी पराजित किया। ठीक है, मतलब ये भी गोविंद तृतीय भी एक अच्छा राजा था। इसमें राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रतिहार मेहर भोज से पराजित हुआ था। यानी राष्ट्रकूट एक नरेश और मिलता है हमें, अमोघ वर्ष। अब समझना,
यहाँ पर क्या करना है, हमें अल्फाबेटिकली ऐसे याद रखना है, DKD, ठीक है, फिर GAIK, ये, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर भी 7 नाम है भाई, ठीक है। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आपको बिल्कुल अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमने तो ऐसे बना के याद करा है ना, तो याद रहता है भैया। अब आपको ही बता रहे हैं तो आपको भी याद रहेगा अगर आप उस चीज को पकड़ के रखोगे तो, ठीक है। तो माइंड में रखना है चीजों को। क्या लगा, DKD गायक, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ठीक है, हमने क्या बना दिया, देखिए DKD लिखा है तो DKD को हमने बोल दिया दो कैदी, ठीक है। सोचिए जेल के अंदर दो कैदी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को कूट दिया था, बहुत बुरा मारा था, और उसकी जान चली गई थी, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया था। पर वो इंसान बहुत अच्छे थे, उनके साथ में कोई अत्याचार हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो दोनों कैदी बहुत अच्छे गायक थे, देखो गायक शब्द बनना है, ओके। बोले दो कैदी, केडी यानी दो कैदी थे, उन्होंने किसी को कूट दिया था, वो जेल में थे, पर वो दो कैदी बहुत अच्छे गायक थे। तो जेलर साहब जो है ना, वो दो कैदियों से बढ़िया गाना सुनते रहते थे, ठीक है। अब देखो, डी से बनता है दंती दुर्ग, के से बनता है कृष्ण प्रथम, फिर डी से बनता है ध्रुव, फिर जी से बनता है गोविंद तृतीय, फिर ए से बनता है अमोघ वर्ष, ये लिखा हुआ। फिर आई से बनेगा इंद्र तृतीय, और के से बनेगा कृष्ण तृतीय। बात समझ में आई? आई से बनेगा इंद्र तृतीय और के से बनेगा कृष्ण तृतीय। देखो यहां पर ये रहा इंद्र तृतीय, और ये रहा कृष्ण तृतीय, ठीक है। इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, तो जिनसेन जो थे ना, उन्होंने आदि पुराण बुक लिखी होगी, ठीक है। तो जिनसेन को अपन को याद रखना है कि जिनसेन जो है वो आदि पुराण, ठीक है। तो जिनसे भी उसने पूछा, मान लीजिए अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी, तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको जो विद्वान हैं, उनको पुराणों का ज्ञान होगा। तो अमोघ वर्ष ने अनेक वर्ष शोध किया अपने धर्म पे, पर हिंदू धर्म के जितने विद्वान से जिनसे भी पूछा, जिनसेन जिनसे भी पूछा, उन्हें आदि पुराण पता थी, पूरी पुराण नहीं पता थी। वैसे पुराण कितनी है, बोले 18। तो जिनसे भी पूछा, भैया पुराण के नाम बताओ, तो सबने जिससे भी पूछा आदि पुराण, यानी उन्हें आदि पुराण ही पता थी, आदि पुराण पता ही नहीं थी, ठीक है। जिनसे भी पूछा, तो मतलब कुल मिला के अगर कभी आ जाए आदि पुराण के रचयिता कौन, तो जिनसेन, ठीक है। अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता था भैया, जैन, ओके। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में काव्य शास्त्र का एक कवि राजमार्ग लिखा, कन्नड़ भाषा में था काव्य शास्त्र कवि राजमार्ग, क्योंकि दक्षिण भारत के राजवंशों को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंद्र तृतीय व कृष्ण तृतीय दो श्रेष्ठ शासक राष्ट्रकूट वंश में हुए, मैंने आपको बता दिया। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में अपना विजय स्तंभ बनाया, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट केंद्रीकृत राजतंत्र नहीं थे। तो केंद्रीकृत राजतंत्र नहीं थे, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीकृत राजतंत्र नहीं थे, इसका मतलब ये ज्यादा समय तक इनमें शासन जो है इनका नहीं चल पाया, स्थिर शासन नहीं चल पाया, कि भैया वर्षों तक सालों तक ये शासन करते रहे, और बहुत ज्यादा मतलब समय नहीं व्यतीत करा है, क्योंकि आपस में लड़ते रहते थे, तो स्वाभाविक इनका इनका जो वो शासन है स्थिर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ इंडिकेट की गई है उस चीज को, है ना। अब मैंने आपको कहा DKD याद रखना है और गायक याद रखना, ठीक है। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ओके। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पाल वंश को, ठीक है। पाल वंश को पढ़ा हमने हमने राष्ट्रकूट वंश गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ लिया, और गुर्जर प्रतिहार वंश के अलावा हमने राष्ट्रकूट वंश को पढ़ लिया, ओके। इसमें थोड़ा बहुत ये राजपूत वंश के बारे में लिखा है, लेकिन ये राजपूत वंश अभी अपन आगे अलग से पढ़ेंगे जो भी है। राणा सांगा और राणा प्रताप सौदिया वंश से संबंधित थे, मतलब राजपूती थे एक प्रकार से, और आपको मालूम है ये राजस्थान से थे। और राणा सांगा राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, इनकी स्टोरी बनेगी शानदार।
राणा सांगा खानवा का युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। और खानवा के युद्ध में ये राणा सांगा हार जाएंगे बाबर से, ठीक है। ये महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध होगा, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वंश के बारे में लिखा है, इनके बारे में अलग से उधर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। राजा भोज परमार वंश के थे, यानी कि एक राजा भोज जो जिन्होंने भोजपाल के नाम से भोपाल शहर की स्थापना करी थी ना, वो परमार वंश के राजा थे। लेकिन परमार वंश का संस्थापक अगर बोलते हैं तो राजा भोज नहीं थे, ठीक है। परमार वंश, ये लिखा हुआ है परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र राज। कौन थे भाई, उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो थे वो परमार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। भोज परमार ने सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ की रचना की थी, मतलब ये ग्रंथ है। और जो राजा भोज थे वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, और बोलते हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे, अच्छी नॉलेज थी, कुल मिला के इंटेलिजेंट थे। राजपूत परंपरा में धार्मिक सहिष्णुता एक उल्लेखनीय तत्व था जो आज भी दर्शनीय है, परंतु एकता का अभाव था, ठीक है। तो धार्मिक सहिष्णुता को ज्यादा मान्यता दी थी, यानी कि सब धर्म को साथ में लेके चलते थे राजपूत, ठीक है। और एकता का अभाव इसलिए था क्योंकि अलग अलग राजा, वो कहते हैं हम यहाँ के राजा हम वहाँ के राजा, पर उनमें एकता का अभाव था, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं जल्दी से रिपीट करा देता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कुछ राजाओं के नाम हो गए, और हम इनको अगर और भी आगे ले जाते हैं और भी छोटे छोटे वंश पढ़ते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम उतना ही आज कवर कर रहे हैं जितना कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य चीज़ों को पढ़ के उनको दिमाग में बैठाना, ठीक है। तो हमने पढ़ा पाल वंश, पाल वंश के जो संस्थापक था वो कौन था, या पाल वंश का संस्थापक हमने पढ़ा था गोपाल। गो को पालेगा तो धर्म का काम होगा, और धर्म का काम करेगा तो देवता खुश होंगे, और फिर अंत में मही मिलेगा, तो महीपाल भी याद कराता। धर्मपाल एक प्रतापी राजा, और चलो बरसात से और ध्रुव से पराजित हुआ, लेकिन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा धर्मपाल का पुत्र देवपाल, और देवपाल ने शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए 500 गांव दान में दिए थे। देवपाल के दरबार में एक अरब यात्री आया था, उसका नाम क्या था भैया, सुलेमान। सुलेमान एक अरब यात्री था जो इसके बोलो देवताप से बोलता है सुलेमान, ठीक है। इसके अलावा महीपाल हमने पढ़ा है, पाल वंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक। गुर्जर प्रतिहार वंश में बढ़िया सा मैंने ट्रिक बता दिया, ना भाई ना, भोज महेंद्र मही। ना से बना नागभट्ट प्रथम, वा से बना वस्त्रराज, ई से बना इंद्रयुद्ध, ना से बना नागभट्ट द्वितीय। भोज यानी मिहिर भोज, महेंद्र यानी महेंद्रपाल, मही यानी कि महीपाल, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय 805 में, और कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मिहिर भोज किस धर्म को मानते थे, विष्णु धर्म, तो विष्णु भक्त थे, और इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी, कौन सी, आदि बराह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज की विशाल सेना की प्रशंसा की, हमने ये भी पढ़ा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें नाम पढ़ने को मिलता है राजशेखर, और राजशेखर के जो ग्रंथ हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल भारत और बाल रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश हमने कूट कूट के कलम बनाई तो 753 आपको पता चलता है। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, माने कूट दिया था, किसको कूट दिया था, चोर को कूट दिया था, ठीक है। DKD दो कैदी थे, वो बहुत अच्छे क्या थे, गायक थे, ठीक है। तो यहाँ दंती दुर्ग के अलावा कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ओके। अभ्यास से सब कुछ आता है, अभ्यास करेंगे आपको सब आएगा भाई बढ़िया से, ठीक है भाई। और कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा महान शक्तिशाली राष्ट्रकूट ध्रुव हमने पढ़ा है, ठीक है। गोविंद तृतीय इनके नाम याद रखेंगे। और अमोघ वर्ष जो थे वो जैन धर्म के थे, और जिनसेन आदि पुराण के रचयिता हमने पढ़े हैं। अमोघ वर्ष कन्नड़ भाषा में काव्य शास्त्र और कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा है,
यानी अमोघ वर्ष भी बहुत अच्छे विद्वान थे। ठीक है, इन राजाओं के नाम मैंने आपको बता दिए। फिर हमने पढ़ा राजपूत वंश में कुछ ना, राणा सांगा और राणा प्रताप के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में, परमार वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परमार वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। और इसी परमार वंश में अगर हम देखते हैं तो हमें एक राजा का नाम मिलता है, राजा भोज, जो बहुत ही अच्छे विद्वान थे, गणित पर, संस्कृत में बहुत बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है भैया आपका चंदेल वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। ठीक है, चंदेल वंश आएगा, चोल वंश आएगा, चालुक्य वंश आएगा। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ये चंदेल वंश को हम अपने मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे यहाँ पर खजुराहो है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण एक चंदेल शासक ने करवाया था, धंगदेव ने। ठीक है, किसने करवाया था? धंगदेव। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा, ये चंदेल वंश का जो संस्थापक अगर आपसे पूछे तो नन्नुक अपन को याद करके रखना है, ये नोट कर लेना, आपकी सीट में नहीं दिया तो। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछते हैं कौन था, तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। नन्नुक संस्थापक था, ये हमें पढ़ना है। इसमें हम यशोवर्मन को पढ़ेंगे। यशोवर्मन चलो पढ़ ही लेते हैं। यशो वंश को, चंदेल वंश का कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, चंदेल वंश को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चंदेल वंश का संस्थापक मैंने आपको क्या बताया? नन्नुक बता दिया। ओके, यशोवर्मन चंदेल वंश के कन्नौज का शासक था, यानी इसी चंदेल वंश में एक राजा का नाम मिलता है हमें, क्या? यशोवर्मन। ओके, और इंपोर्टेंट जो नाम है, यानी यशोवर्मन का पुत्र था, तो यशोवर्मन के बाद में कौन आएगा? धंगदेव। यानी इस चंदेल वंश में सबसे इंपोर्टेंट जो व्यक्ति है या राजा है वो धंगदेव ही है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि चंदेल शासक धंगदेव के काल में स्वतंत्र शक्ति बनकर उभरे और खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण। ठीक है, खजुराहो के विष्णु, देखो ध्यान रखना, अब यहां पर अगर आपसे ये पूछते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो धंगदेव। और अगर आपसे ये पूछे कि खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, खजुराहो के अंदर जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, तो यशोवर्मन। याद रखना, जैसा प्रश्न बनेगा वैसा ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चंदेल शासकों में खजुराहो के भव्य मंदिरों के लिए सर्वाधिक श्रेय धंगदेव को ही जाता है। और ये खजुराहो के जो मंदिर हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए 1989। ठीक है, नहीं 1986। सांची स्तूप जो है ना हमारे मध्य प्रदेश का, वो 89 है। यहाँ 1986 1986 में यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया था। तो अगर एक प्रश्न बने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो धंगदेव। और अगर पूछते खजुराहो के मंदिर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, शिव मंदिर का निर्माण अगर पूछ लेता है किसने करवाया, तो शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था यशोवर्मन ने। ठीक है, और खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये खजुराहो जो है ना मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, धंगदेव व परमार्दी देव चंदेल वंश के थे। मध्यकाल के प्रमुख राजवंश और राज्य दिए हैं, यानी यहाँ हमने काफ़ी कुछ राजाओं के बारे में पढ़ लिया है। और ये जो धंगदेव है ये तो खैर हमारे मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, तो खजुराहो इसलिए हमें वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ वंश पढ़े और काफ़ी कुछ राजाओं के नाम पढ़े हैं। ठीक है, किसने किसको हराया, कौन किससे हार गया, इसको भी एक आध दो बार पढ़ लेना। लेकिन संस्थापक कौन है, उसका क्रम क्या है, कौन सी ईयर में है, अगर किसी राजा ने निर्माण किया है वो याद रखना है, अगर किसी राजा के दरबार में कोई यात्री आया है तो वो याद रखना। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, देखो ना आप डिटेल जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। जैसे प्रश्न बना दिया भैया पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, धर्मपाल ने। और हाँ, सुलेमान किसके दरबार में आया, देवपाल के दरबार में। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, महीपाल। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था।
गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश में सब उसके राजाओं का क्रम क्या है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, इंद्रायुध, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल। ठीक, अगर आपसे कहते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। और अगर बोलते राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या बनाई थी उन्होंने? मान्यखेत। क्यों? क्योंकि मान्यखेत में किसी चोर को पकड़ लिया, उसको कूट दिया और कूट कूट के उसके दांत तोड़ दिए, तो दंती दुर्ग याद आ जाता है। ठीक, तो जितना मैंने कनेक्टिविटी बताई आपको, जितना अच्छे से याद करा दिया है, जैसे कमल याद कराया तो नागभट्ट प्रथम याद आ जाए। ठीक है, कलम याद कराया है तो राष्ट्रकूट वंश आपको याद आ जाए। ठीक है भाई, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। और छोटे छोटे राजवंश हैं, कुछ और आगे हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे भाई, और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसका बढ़िया से रिकॉल करना है, इसको तैयार करके रखना है, और नेक्स्ट जो आपकी अगली क्लास लगेगी तो उसमें हम और भी वंश के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि रोज का रोज तैयार करते जाओगे तो आपका बहुत सारा मटेरियल आगे बढ़ता जाएगा। वरना ये नहीं कि पुराना भूलते जाओ, नया पढ़ते जाओ, पर नया भी याद नहीं हो, पुराना भी नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। याद करते जाओ, रोज का रोज याद करना है। ठीक है भाई, उम्मीद है आज आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पूरा पूरा प्रयास है कि आपको बढ़िया से चीज़ें आपके माइंड में सेट हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बस ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ते रहिए, और जो ज़रूरतमंद है उनको इसकी जानकारी भी देते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।